नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूथब्रश के बारे में। ब्रश सभी करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टूथब्रश की इन्वेंशन सिर्फ 1000 साल पहले ही हुई है। इन 1000 साल से पहले लोग अपने दांत और ऑल्टरनेटिव मेथड से मांजा करते थे, जैसे कि राख हो गई या चौक मिट्टी हो गई या कोई भी और ऐसे साधन जिससे कि पेस्ट बना बना के लोग अपने दांत को साफ रखने की कोशिश करते थे। पर यह बात अपने आप में देखने योग्य है कि लोगों के अंदर अपने मुंह की साफ सफाई को लेकर जिज्ञासा और जागरूकता दोनों तब भी थी। टूथपेस्ट का आविष्कार तकरीबन 100 साल पहले ही हुआ है। इससे पहले टूथब्रश जो है वो बिना किसी पेस्ट के ही इस्तेमाल होते थे, यानी किसी न किसी और ऑल्टरनेटिव मेथड्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि दांत साफ रह सके। आज भी जब मरीज हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो ज्यादातर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि टूथब्रश किस प्रकार का होना चाहिए या इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि कई लोग तो टूथब्रश में बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि टूथब्रश करने से उनके दांत हिल जाएंगे, मसूड़े घिस जाएंगे, गिर जाएंगे या और तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जो कि अगर आप ठीक से ब्रश ना करें तो सही भी है। तो आज हम थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि टूथब्रश किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए और आजकल जो मार्केट में नए इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आ रहे हैं, क्या ये आपके लिए हैं भी या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टूथब्रश के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है, एक हैंडल होता है और हेड और हैंडल शैंक यानी नेक से जुड़ा हुआ होता है। आमतौर पे बड़ों के ब्रशेस के अंदर हेड बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहली बात हमें यह देखनी है कि आपको अपनी माउथ ओपनिंग के हिसाब से ही हेड लेना चाहिए। यदि आप मुंह पूरा खोल सकते हैं, पूरा खोलने का मतलब 4 उंगलियां सीधी अगर आपके मुंह में ऐसी चली जाती हैं या 3 उंगलियां भी अगर आपके मुंह में ऐसे चली जाती हैं तो आप बड़ा वाला ब्रश यूज कर सकते हैं, बड़े हेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमने ऐसा देखा है कि सारे मरीज जो हैं वो 3 फिंगर ओपनिंग नहीं रखते हैं। कुछ लोग जो सिगरेट, गुटखा, पान मसाला या पान का शौक रखते हैं, उनके मुंह में कुछ पैथोलॉजिक रीजंस की वजह से मुंह की ओपनिंग कम होने लगती है और उनका मुंह 1 या 2 फिंगर तक ही खुल पाता है। कुछ मरीजों में बाय बर्थ या फिजियोलॉजिकली इतना बड़ा वो लोग मुंह नहीं खोल सकते, खास तौर से लेडीज, तो उनके मुंह के अंदर भी बड़े ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको छोटे हेड वाला ब्रश लेना चाहिए जो कि आपके मुंह के सभी हिस्सों में बराबर रूप से जाके उसको साफ कर सके। दूसरी बात देखने वाली ये होती है कि आपका जो नेक है वो बेंडेबल है या नहीं। कुछ केसेस के अंदर टूथब्रशेस जो होते हैं उनका हेड हल्का सा मुड़ा हुआ होता है पर वो फिक्स्ड होता है, और कुछ केसेस के अंदर जो हेड होता है वो हल्का सा बेंड हो जाता है। जो बेंड हो जाने वाले ब्रशेस होते हैं वो फिक्स्ड ब्रशेस की तुलना में थोड़ा सा बेटर होते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा भी दिया तो वो फोर्स आगे एंड पे जाके थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपको उतनी चोट नहीं पहुंचेगी जितनी कि नॉर्मली पहुंच सकती थी। जो हैंडल होता है उससे आप ब्रश को ग्रिप करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हैंडल ना तो बहुत लंबा हो और ना ही बहुत छोटा हो, क्योंकि सब व्यक्तियों के हाथों का साइज अलग अलग होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने साइज का ब्रश हाथ में लेकर चेक कर लेना चाहिए कि ये ब्रश मेरे लिए कामयाब है या नहीं। जब आपको ब्रश को लेके असुविधा हो तो आप खुद ही ठीक से ब्रश नहीं करेंगे। तो ऐसे में ब्रश का हेड का साइज, ब्रश का नेक और ब्रश का हैंडल, ये तीनों आपके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आप ब्रश को आराम से पकड़ के अपने मुंह के अंदर वर्क कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आ गए ब्रश हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए या एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। ये सभी आपके ब्रिसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पतला आप ब्रश लेंगे या जितना सॉफ्ट आप ब्रश पकड़ेंगे उतने ही ब्रिसेस इसके नरम होते जाएंगे। हमारे दांतों के अंदर
बहुत हार्ड ब्रशेस की जरूरत होती नहीं है। ब्रशिंग क्यों करते हैं? ब्रशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दांत के ऊपर परत बन जाती है। आमतौर पे सभी लोग ये जानते हैं कि दांत पत्थर के बने हुए होते हैं और अगर पत्थर को मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो पत्थरों में क्रैक आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेचर ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिराइव करके रखा हुआ है कि दांत के ऊपर एक पतली सी लेयर हमेशा बनी रहती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। आप अगर एक अपनी उंगली लेके उसके ऊपर आप घिस भी देंगे तो भी वो पेलिकल टूट जाएगी और फ्रेश दांत अंदर से निकल आएगा। लेकिन ऐसा करने के कुछ ही क्षणों के बाद ये पेलिकल दोबारा बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दांत पूरी तरीके से चिकना होता है। अगर आप दांत के ऊपर उंगली फिराएंगे तो आप ये देखेंगे कि दांत पूरी तरीके से चिकना होता है, लेकिन हमारी बैड हैबिट्स की वजह से ये पेलिकल बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाती है और खाने से शुगर और प्रोटीन पिकअप करके धीरे धीरे प्लाक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक बैक्टीरियल फिल्म है। ये प्लाक यदि वहां से सफाई ना करी जाए तो धीरे धीरे टार्टार में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि और कड़ा होता है एज कंपेयर टू प्लाक या पेलिकल। और जब ये टार्टार भी आप साफ नहीं करेंगे तो यही टार्टार आगे जाके कैलकुलस में बन जाएगा, जिसके बनने पर आपकी हड्डी और तेजी से गलेगी और पेरियोडोंटाइटिस यानी पाइलिया की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। इसीलिए शुरू से यही देखा गया है कि यदि आप अपने घर में झाड़ू पोछा नियमित रूप से लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने मुंह के अंदर जितना भी डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है उसकी सफाई करनी है। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ब्रश ना होके झाड़ू है और आपके मुंह की हर दिन सफाई करता है। जब ये सफाई होना बंद हो जाएगी तो आपके मुंह में इन्फेक्शन का आमंत्रण हो जाएगा और समय के साथ आपका मुंह खराब हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो आप ब्रश अपने हाथ में पकड़ें वो इतना नरम हो कि दांतों को घिसे ना। आमतौर पे जितनी भी चीजें आप मार्केट में देख रहे हैं वो सब दांतों को घिस सकती हैं। इसीलिए ब्रश का दांत के ऊपर मुलायम होना बहुत जरूरी है। आपको ब्रश वो लेना है जिसकी ब्रिसल्स के ऊपर यदि आप अंगूठा रखें तो ब्रिसल्स मुड़ जाए, माने वो आपके अंगूठे का वजन सह ना पाए। और जब आप उसको दांतों पर अप्लाई करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से अप्लाई करें, इतना हल्का कि जब आप अपने नाखून के ऊपर प्रेशर लगाएं तो वो लाल से सफेद हो जाए। सिर्फ उतना ही प्रेशर आपको अपने दांतों पे लगाना होता है, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता। और सबसे जरूरी बात, ब्रश को जब आप अपने दांतों पे लगाएंगे तो बहुत लंबे समय के लिए ब्रश नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट का ब्रश आपके मुंह को साफ करने के लिए काफी है, क्योंकि हमारा पर्पस जो प्लाक बन रहा है सिर्फ उसको निकालना है। यदि प्लाक निकालना इतना कठिन होता तो फिर उसके लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डेंटल ऑफिस जाना पड़ेगा। जो लोग अपना मुंह पूरी तरीके से खोल नहीं पाते या जिनको बड़े ब्रश के साथ उबकाई आती है, वो बच्चों के ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के ब्रशेस जो होते हैं उनका हेड बहुत छोटा होता है। हालांकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बच्चों का ब्रश आप यूज कर रहे हैं तो आप दांतों को अच्छी तरीके से साफ करें, क्योंकि उसके लिए आपको हाथ थोड़ा अंदर ले जाना पड़ेगा और वहां पर ले जाके आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दांतों को चारों तरफ से साफ करें, इंक्लूडिंग जो ऊपर की सतह होती है जिससे कि आप खाना चबाते हैं, वो सतह भी आपको साफ करनी होती है। इलेक्ट्रिक वर्सेस मैनुअल टूथब्रशेस। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रशेस आए हुए हैं जो कि एडवांसमेंट्स के नाम पे इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस को रिकमेंड करते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक टूथब्रश से जब से ब्रश करना शुरू करा है तब से हमें मैनुअल टूथब्रशिंग अच्छी नहीं लगती। ये बात अपनी जगह सही है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस जो होते हैं वो मैनुअल टूथब्रश के अलावा काफी तेजी से काम करते हैं और उनके अंदर जो सेंसर लगे हुए होते हैं जो कि प्रेशर के साथ टाइमिंग का भी बताते हैं, उसकी वजह से ब्रशिंग करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन भारत में या ऐसे अन्य देशों में जहां पर अभी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाई है, वहां पे इलेक्ट्रिक ब्रशेस का अडॉप्शन अभी भी एक चैलेंज है। मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप हाथ वाला ब्रश करते हैं और प्रॉपरली अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें कि आप अंदर बाहर ऊपर नीचे
सब तरफ से आप अपने दांतों को साफ करते हैं इंक्लूडिंग योर टंग, जीभ के साथ, तो आपकी ब्रशिंग भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ पेशेंट्स जो कि खुद ब्रश नहीं कर सकते, जैसे कि पार्किंसन के पेशेंट्स जिनका हाथ अक्सर कांपता रहता है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है जो ब्रश नहीं कर पा रहा है, या कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें मरीज या तो ब्रश ठीक से पकड़ नहीं पा रहा या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के दौरान वो उसको कर नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में तो पेशेंट्स होते हैं उनके अटेंडेंट्स ही उनकी मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस का प्रयोग काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स को ज्यादा तंग किए बगैर उनकी ब्रशिंग पूरी की जा सकती है और पेशेंट्स की साफ सफाई का ध्यान रखा जा सकता है। जरूरी बात इसके अंदर ये होती है कि ब्रशिंग के दौरान आप अपने मसूड़ों को चोट ना पहुंचाएं। यदि ब्रश करते के दौरान आपकी मसूड़ों को चोट पहुंचेगी तो मसूड़े अपनी जगह छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, जिससे कि आपके दांत की अगली सतह यानी जड़ के कुछ हिस्से दिखने लगेंगे जो कि इनामल के जितने कड़े नहीं होते हैं। ऐसी जगहों पे ठंडा गर्म लगने की शिकायत बहुत जल्दी आती है और इनका करेक्शन फिर दूसरे माध्यमों से करना पड़ता है। एक बार मसूड़े ऊपर चले गए तो उनको दोबारा नीचे लाना बहुत कठिन होता है और उसके लिए फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करने का सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रशिंग जहां पर एक बात अच्छी है वहां पे एक बात खराब भी है कि अगर इम्प्रॉपर ब्रशिंग होगी तो भी आपको चोट ज्यादा पहुंचेगी। मुंह की बदबू होने का भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। आप अगर ब्रशिंग ठीक से करते हैं तो आपके अंदर जो दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उसको भी काफी हद तक इस मैकेनिकल ग्रूमिंग की वजह से साफ किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपको टूथब्रश के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताई होंगी जो आपके लिए मददगार साबित होंगी, हेल्पफुल साबित होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़ के हमारे परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करिए। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।